नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आपदा प्रबंधन जेल प्रेरी की महत्वपूर्ण जो कड़ी चल रही है, संभवतः उम्मीद है कि ये सेकंड लास्ट क्लास है। एक क्लास इसके बाद और डाल देंगे, फिर आपका कंप्लीटली जो शाब्दी में पब्लिकेशन के बुक्स में आपदा प्रबंधन की जो आपकी यूनिट डाली गई थी, कंप्लीटली आपके कंसेप्ट वाइज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं बता देंगे। ये क्लास होने के बाद में फिर आपको वन लाइनर फैक्ट में, जैसे 60 पेज थे तो सिर्फ 5 पेजों में उसका मेन वन लाइनर में फैक्ट करवा दूंगा। वो करवा करके फिर उनके जो क्वेश्चन बन सकते हैं 50-100 जितने बनेंगे वो क्वेश्चन करवा देंगे है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद में आपका पर्याप्त रहेगा। जो आपदा प्रबंधन है यहाँ तक सीमित रहे, अच्छा पढ़ें और मेहनत आपने की है तो भगवान आपकी मेहनत को जरूर पूरा करेगा और देखेगा भी है। और अब आगे हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की 4th क्लास में, जिसका जो टॉपिक्स है वो कौन सा है, पर्यावरण और पारिस्थिति है। साथियों, टॉपिक हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेल प्रेरी में भी है, ये जो टॉपिक है पटवार में भी है, ये टॉपिक वीडियो में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये जो टॉपिक लगभग कई भर्तियों में वर्तमान में दे रहा है, ये टॉपिक एलडीसी भर्ती में भी था। ये है तो अच्छे से आपको तैयार करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पारिस्थिति जो शब्द है, पारिस्थिति जो शब्द है, इकोलॉजी जो शब्द है, यह इसका सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया, रेटियर के द्वारा किया गया था। तो पारिस्थिति जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो रेटियर ने किया था। कब? 1865 में इसका प्रयोग किया गया। जैविक और अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से पारिस्थिति की संरचना होती है। पारिस्थिति तंत्र शब्दावली का प्रयोग, सब पारिस्थिति तंत्र शब्दावली का जो प्रयोग है ना, वह सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया ए.जी. टोंसले ने। ए.जी. टोंसले ने 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। पारिस्थिति तंत्र जैविक और अजैविक पदार्थों की परस्पर क्रियाशीलता प्राकृतिक क्रिया है, जिसमें जैव और अजैविक पदार्थों के साथ साथ पर्यावरण के संपूर्ण कारक इसमें जुड़ते हैं। जैविक भी है और अजैविक भी है, दोनों की परस्पर जो क्रियाशीलता है उनके साथ साथ है पर्यावरण के संपूर्ण जो फैक्टर हैं वो इसमें जुड़ते हैं, पारिस्थिति तंत्र बनाते हैं। और पारिस्थिति तंत्र शब्दावली है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ए.जी. टोंसले ने किया, 1935 में है। नेक्स्ट, महासागरीय पारिस्थिति तंत्र का सबसे पहले सबसे स्थिर तथा सबसे विशाल पारिस्थिति तंत्र है। तो सबसे स्थिर, सबसे ज्यादा स्थिर और सबसे ज्यादा वाइड जो पारिस्थिति तंत्र है तो वह कौन सा है, महासागरीय पारिस्थिति तंत्र है। और नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे है पारिस्थिति तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो इकोलॉजी सिस्टम बनता है पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के या कारकों के द्वारा है। उसमें से हम बात करें पहले कौन से जैविक घटक है। जैविक घटक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो जैविक घटक के 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जरा सुनिएगा, जैविक घटक के 3 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक कौन से हैं, वे सारे जीव जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करके जटिल पदार्थों को संश्लेषित कर लेते हैं और अथवा स्वयं का भोजन निर्माण करते हैं। तो जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। और यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थ तथा जल और कार्बनिक डाइऑक्साइड को प्रयोग में ला करके भोजन बनाते हैं। जैसे कौन से हो गए, हरे पौधे हो गए। तो हरे पौधे के केस में आ जाएंगे, उत्पादक के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद चलते हैं उपभोक्ता कौन से हैं। तो उत्पादक की बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन से हैं कि जब उत्पादक के द्वारा पैदा किया गया भोजन किसी दूसरे जीव के द्वारा प्रयोग में ले लिया जाता है तो प्रयोग में लेने वाले जीव को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं या अपघटनकर्ता कहलाता है। जैसे कि हम बात करेंगे हरे पौधे उत्पादक है, उनको जो खाने वाला है विशेष तौर पे है तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो उपभोक्ता के द्वारा आ जाएंगे जो इनका प्रयोग कर लेते हैं। और उपभोक्ता को भी हम बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, यह शाकाहारी जंतु होते हैं या परजीवी होते हैं जो सिद्ध ही उत्पादकों का भोजन करते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी होगी, हिरण है, खरगोश है, चिंटी है, सिद्ध ही उत्पादक को ग्रहण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, प्राइमरी उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगला पढ़ेंगे दूसरे जो उपभोक्ता है वो कौन से हैं, यह प्राय क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे कि मेंढक हो गया, भालू हो गया, मछली है, बिल्ली है, लोमड़ी है, मांसाहारी होते हैं, इनको खाते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, दूसरे उपभोक्ता में आ जाएंगे है। और इसके बाद में तृतीय जो उपभोक्ता है,
तृतीय जो उपभोक्ता है यह भी उपभोक्ता है जो दूसरे कैटेगरी के उपभोक्ताओं को खा करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो मेंढक को खाता है तो जो मेंढक को खा लेता है, या चिड़िया है जो मछली को खाती है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, थर्ड उपभोक्ता में है। और उच्च मांसाहारी की बात करेंगे, यह सबसे शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। तो उच्च मांसाहारी सबसे ऊंचे लेवल के उच्च शीर्ष के उपभोक्ता हैं जो अन्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं को खाते हैं परंतु इनको कोई नहीं खाता, जैसे कि शेर है। तो शेर की बात करेंगे है, इनको कोई नहीं खाता। लेकिन अन्य जो कैटेगरी की बात करेंगे है, जैसे कि बकरी की बात करेंगे है, उनको जानवरों को खा लेते हैं। तो ये सारे के सारे उच्च मांसाहारी हैं, ये सबसे ऊपर यानी कि टॉप कैटेगरी के शीर्ष उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और घटक की बात करेंगे तो अपघटक या से बैक्टीरिया तथा कवक अन्य परपोषी जीव हैं जिनमें मुख्य रूप से कवक होते हैं। और यह मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारण, जो मरे हुए जो उपभोक्ता है उनको साधारण भौतिक तत्वों में क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उनको बिखेर देते हैं, विघटित कर देते हैं और साधारण भौतिक तत्वों में है, और जो फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। और जैसे कि चिंटी हो गया, केंचुआ है, फफूंद है, गोलकृमि है, प्रोटोजोआ है, ये क्या करेंगे, ये जो मरे जो उपभोक्ता है ना उनको भौतिक तत्वों में विघटित कर देंगे और वो फिर क्या करेंगे, वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, अपघटक या घटक के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है अजैविक घटक है। तो अभी तक आपने पढ़ा वो थे जैविक घटक, अब हम बात करेंगे अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अजैविक घटकों को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक पढ़ेंगे अकार्बनिक पदार्थ, इसके अंदर जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है आदि आते हैं। तथा गैस तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है आदि शामिल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे तो इसके अंदर मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, उसकी अपघटन के द्वारा उत्पादित पदार्थ जैसे यूरिया और ह्यूमस आते हैं। और ऊर्जा संगठक कौन से हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा संगठक में सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, बरसात आदि शामिल होते हैं, ऊर्जा संगठक में है। जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में होने वाली ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। वापिस सुनिएगा, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में होने वाले ऊर्जा के जो स्थानांतरण होता है, उसका जो क्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक है। पारिस्थितिकी तंत्र की असंतुलन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। पेपर में आ जाए कि पारिस्थितिकी का मुख्य जो असंतुलन हुआ है उसका मेन जो रीजन है वो क्या है, वनों का उन्मूलन होना है, इसके सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। अब बात करेंगे जैव आवर्धन है। हानिकारक और जहरीले पदार्थ जैसे कि DDT हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और ये आसानी से विघटित भी नहीं होते, आसानी से ये विघटित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रत्येक पोषण स्तर के ऊपर संचित होने लगते हैं और इसे क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन भी कहते हैं। और DDT का संचयन सांप में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सांप आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है। तो DDT का संचयन है सर्वाधिक किस में होगा, सांप के अंदर होगा। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है भाई कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम को लैंडेमान ने 1942 में प्रतिपादित किया था और इसके अकॉर्डिंग केवल जैव भार का 10% खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होते हैं। और घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड को सीधा दिखाया जाता है। एक बार फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न यहाँ से छपने वाला है तो यहाँ से पढ़ लेना और लास्ट टाइम आप कहोगे कि भाई सीधा प्रश्न आ गया। वापिस सुनिएगा, एक तो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि घास स्थलीय है एवं फसल स्थलीय है, पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड को सीधा दिखाया जाता है, जबकि जैव भार का जो पिरामिड है वो क्या होता है, उल्टा होता है। जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट इसके बाद में पारिस्थितिक
का अनुक्रम का तात्पर्य है समय के साथ समुदाय का स्थानांतरण से है। और ओडम ने अनुक्रम की क्रमागत विधि को बताया था। न्यूडेशन है, आक्रमण है, इन्वेशन है, कंपटीशन है, रिएक्शन है और क्लाइमैक्स स्टेज यानी कि चरम अवस्था है। ये बताई किसने है? ओडम ने बताई है। अनुक्रम की क्रमागत विधि बताई है ओडम के द्वारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक निकेत की प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनलैंड ने किया। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं एवं पादपों की जो विविध प्रणालियां होती है उनका एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है जिसमें ये निवास करके अपना जीवन यापन करती है। यही सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? निकेत है। तो इसे क्या कहते हैं? निकेत। नेक्स्ट है अब है बायोडाइवर्सिटी। एक क्षेत्र विशेष में जीवों की विविध प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैविक विविधता कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी डे कब बनाया जाता है साथियों? 22 मई को बनाया जाता है। तो जैविक विविधता जो दिवस है यह 22 मई को बनाया जाता है। सबसे पहले क्या है, किसी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र विशेष में समस्त जीव जातियों का जो परितंत्र बनता है, जीव जातियों की जो प्रजातियां पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसे क्या नाम देंगे? जैविक विविधता कहते हैं। और वही टेकर ने नाम आएगा, वही टेकर ने 1972 में 1972 में जैव विविधता को 3 भागों में बांटा है। तो पीछे भी आपने पढ़ा था कि अब इसके बाद हम बात और करेंगे कि जैविक जो अजैविक घटक है उसको 3 भागों में बांटा गया था, जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया। अब यहाँ बात करेंगे जैविक जो विविधता है उसको वही टेकर ने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में बांटा है। एक तो है अल्फा सूचकांक, ये स्थानीय स्तर के ऊपर प्रजाति की जीव विविधता होती है। जो लोकल स्तर है, लोकलिटी है, वहां पर प्रजाति की विविधता होती है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा सूचकांक कहते हैं। बीटा सूचकांक कौन सी होती है? स्थानीय एवं क्षेत्र की जो विविधता को क्या कहते हैं? बीटा सूचकांक है। गामा सूचकांक किसे कहते हैं? भूदृश्य की संपूर्ण जो बायोडाइवर्सिटी जो जैविक विविधता उसको बोलते हैं गामा सूचकांक है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता दिवस है ये कब बनाया जाता है? तो 22 मई को बनाया जाता है। जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र कौन से हैं? तो ऐसे कौन सा क्षेत्र है जहां पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है, जैव विविधता के संपन्न क्षेत्र है? तो उसमें नाम आएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो साथियों, निरंतर जो ध्रुवों की ओर जैविक विविधता में निरंतर कमी आती है, तो जैविक विविधता जो कमी होती है वो कहां पे है? ध्रुवों में है। ध्रुवों की ओर इसमें जैव विविधता में कमी पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक जो जैव विविधता है तो ये कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में है। तो सर्वाधिक कहां पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में है। ध्रुवों की ओर बायोडाइवर्सिटी है ये कम होती है। और सबसे कम जैव विविधता महासागर की गहराइयों में है। तो सबसे कम जो बायोडाइवर्सिटी है तो वो कहां पे होती है? महासागर की गहराइयों में। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंची चोटी की तुलना में निम्न चोटी पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे पर्वतों की बात करेंगे तो पर्वतों में ऊंची चोटी की बजाय जो नीचे की जो चोटियां हैं, तो नीचे की चोटियां हैं तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। और ऊंचे की जो चोटियां हैं वहां पे उसकी बजाय क्या होती है? कम होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में तो क्या पढ़ेंगे? ऊंची चोटी की तुलना में निम्न चोटी में ज्यादा होगी। जबकि जैविक विविधता महासागरों की गहराइयों के अंदर है, सबसे कम होती है। सर्वाधिक कहां पे होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। ध्रुवों की ओर क्या होती है? ये कम होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैविक विविधता के समृद्ध होने के प्रमुख कारण क्या क्या है? देखो, उष्णकटिबंधीय में ज्यादा होने का कारण क्या है? कारण सुनिएगा। एक तो है शीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक स्थायी होती है उष्णकटिबंधीय में ये। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय जाति अपने आप लगातार जीवित रहती है, एक ये भी बड़ा कारण है। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जातियों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती है। तो जीवों की ऐसी प्रजातियां भी है जिसमें क्या है कि तापमान भी ऊंचा हो, ऊंची भी आर्द्रता हो, तो वो उनके लिए अनुकूल रखती है, सूटेबल है। इस वजह से वो ज्यादा टाइम तक है जीवित रहती है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा रहती है, जबकि ध्रुवों की ओर क्या रहती है? कम रहती है। नेक्स्ट, जैविक विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की विधियों की बात करेंगे तो साथियों, जैविक विविधता संरक्षण की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। उनमें से एक कौन सी है? स्वस्थानक विधि है और एक कौन सी है? बहिस्थानक है।
सवस्थानिक वो पढ़ेंगे जब जीव और वनस्पति जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कोई जानवर है, कोई जैविक है, कोई वन संपदा है, वनस्पति है, उसको उसके लोकलिटी एरिया में ही परिवर्तित किया जाता है, विकसित किया जाता है। उसके नेचुरल क्षेत्र में, उसके नैसर्गिक एरिया में, क्षेत्र में उसको डेवलप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सवस्थानिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई झील में हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ये संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे है, और पर्वतीय जो पर्वत पवित्र ये उद्यान पढ़ेंगे है, तो राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय जो उद्यान आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे, पवित्र झील आ जाएगी है, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएंगे। ये सारे किस में आते हैं? सवस्थानिक में आते हैं। जबकि एक आता है बहिस्थानिक है, जब जीव और वनस्पतियों को उनके नैसर्गिक नेचुरल आवास की बजाय किसी कृत्रिम तरीके से, किसी प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके उनको संरक्षित किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? बहिस्थानिक कहेंगे है। जैसे गृह बगीचा, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक है, निम्न तापीय संरक्षण है, वृक्ष उद्यान है, प्राणी बगीचा, जल तंत्र में उनको संरक्षित करेंगे, तो ये सारे बहिस्थापन में आ जाएंगे है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1971 में मेन एवं बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया, और भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम प्रस्तुत किया है। भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है, ये प्रस्तुत कब किया गया? 1972 में प्रस्तुत किया गया, और इसको लागू कब किया गया? 9 सितंबर 1972 को। जबकि राजस्थान में जो लागू कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1973 को। तो राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को, भारत में कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को। ये एक्ट कब का है? 1972 का है। नेक्स्ट है जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, ये भी चर्चा में है। सुनिए कितने हॉटस्पॉट हैं बायोडायवर्सिटी के हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जैविक विविधता का वितरण समान नहीं है, हर क्षेत्र में अलग अलग है, विविधता रहेगी है। जैसे विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्र महाविविधता के क्षेत्र हैं। ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक नॉर्मन मेयर्स ने वर्ष 1998 में हॉट स्पॉट शब्द की परिकल्पना की थी। वो किसने की थी? नॉर्मन मेयर्स ने की थी। नॉर्मन मेयर्स ने की थी। हॉटस्पॉट के लिए जाति की बहुतायत, स्थानीयता, उसके प्राकृतिक आवास वाली बात होगी, उस लोकेलिटी की बात हो जाएगी है। असंख्य बोध का होना आवश्यक है। सिक्किम को वनस्पति शास्त्र का स्वर्ग मानते हैं। तो सिक्किम है ना, ये हम कह सकते हैं स्थानीयता भी है, जाति की बहुतायता भी है। उस दृष्टि से सिक्किम को वनस्पति शास्त्र का स्वर्ग माना जाता है, स्वर्ग मानते हैं सिक्किम को है। भारत में अब ये प्रश्न है, सिंपल प्रश्न पूछ सकते हैं आपके जेल प्रेरी में कि भारत के कितने हॉट स्पॉट हैं? तो भारत के भाई 4 हॉट स्पॉट हैं। चारों के नाम अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो एक तो है पूर्वी हिमालय, एक कौन सा है? पश्चिमी घाट, एक कौन सा है? म्यांमार और भारत की सोत, और कौन सा आ जाएगा? सुंडालैंड आ जाएगा है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट सूची कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। प्राकृतिक आवास का ह्रास जैव विविधता के राशि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब है प्रमुख रामसर स्थल है। रामसर जो नम भूमि की बात करेंगे साथियों, क्या है रामसर नम भूमि स्थल है? ये क्या चीज है? भारत के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं, हम इनके जिक्र करेंगे हैं। सबसे पहले रामसर अभिसम्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आदर जो भूमियां हैं, विशेष प्रकार से जल प्रवाही एवं पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास संबंधित एक अभिसम्य है, कन्वेंशन है, और आदर भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब बात करेंगे ईरान का एक शहर है रामसर। वहां पर क्या हुआ? 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रतिभागी जो राष्ट्र है उनके द्वारा आदर जो भूमि है, जो वेटलैंड है, उनके संरक्षण के लिए जो यहाँ पे शर्तें तय हुई थी, जो मुद्दे रखे गए थे, उनके ऊपर इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर किए थे। और इसी वजह से ही 2 फरवरी को रामसर नम भूमि दिवस घोषित कर दिया। तो 2 जो फरवरी है इसको जो डिक्लेयर किया गया है, तो किस रूप में? रामसर नम भूमि दिवस के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ये सम्मेलन हुआ था कब? 2 फरवरी 1971 के अंदर है, और कहां पे? ईरान के रामसर में है। तो ईरान के रामसर में इसका आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। प्रतिभागी जो राष्ट्र है उनके द्वारा अभिसम्य जो संधि है उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे,
और इसी के बाद में है हम जिक्र करेंगे कि ईरान के पर्यावरण विभाग के द्वारा आयोजित रामसर अभिसम्मेलन 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। तो ये प्रभाव में कब आया है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन था, प्रभाव में कब आया है, 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आया है। और भारत ने इस समझौते के ऊपर सिग्नेचर कब किए, 1982 में है। भारत ने 1982 में इस समझौते के ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। वर्तमान में कुल 171 देश इस अभिसम्मेलन पर सिग्नेचर कर चुके हैं। रामसर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सचिवालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया की कोबार्ग प्रायद्वीप थी, जिसे वर्ष 1974 में नामित किया है। तो वर्ल्ड में सबसे पहली 1974 में शामिल हुई थी कौन सी, कोबार्ग, जो ऑस्ट्रेलिया की है। और सर्वाधिक कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। हम पढ़ेंगे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को इस दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए एक दिवस बनाते हैं, कौन सा, वेटलैंड डे है। तो वेटलैंड डे, रामसर नमभूमि दिवस कब बनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में इस दिवस की जो थीम है, तो 22 की फिर भी छोड़ सकते हो, खास नहीं है, अपडेट पढ़ लेंगे इसके बाद में देख लेंगे कि 2024 की थीम आप अच्छे से देख लेना भाई। ये मैं नेट पे देख करके उसमें मैसेज पिन कर दूंगा, क्या थीम है डाल देंगे भाई। वर्तमान में देश में कितने रामसर स्थल हैं, 85 है। अगस्त 2024 तक 85 रामसर साइट थी, 85 रामसर साइट हैं। और जनवरी 2025 तक 4 नई रामसर साइट जुड़ी हैं। अब कुल मिलाकर के कितनी हो गई है, 89 है। वर्तमान में कुल मिलाकर के 89 रामसर साइट हो गई है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और उसके बाद कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 हैं। तो उनमें से हम बात करेंगे, कराकोदई पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तमिलनाडु का है। थरथलगर्ल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। खेचियोपल्लरी वेटलैंड कहाँ पे, सिक्किम का है। और दुधवा जो झील है, वो कहाँ पे, झारखंड के अंदर है। जनवरी 2025 तक सर्वाधिक जो रामसर साइट वाला जो स्टेट है, तो वह है कौन सा, तमिलनाडु है। भारत की पहली जो रामसर स्थल है कौन सी, भारत की पहली आ जाए तो कौन सी है, चिल्का झील है, ओडिशा। जबकि कोबार्ग की बात करेंगे तो वो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की ही थी, 1974 में बनी थी। भारत की पहली जो रामसर साइट है तो कौन सी है, वो चिल्का झील है, वो कहाँ की, ओडिशा की है। वर्तमान में भारत में जनवरी 2025 तक कितनी हो गई, तो 89 रामसर साइट में शामिल हैं। ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। इसे कब शामिल किया गया, 1981 में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को की नेशनल हेरिटेज सूची में भी शामिल है। और इसको रामसर साइट में 1981 में शामिल किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो कौन सा, सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, 4230 वर्ग किलोमीटर में है। और नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है, जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर में है। तो सुंदरवन सबसे बिगेस्ट है, सबसे छोटा कौन सा, रेणुका वेटलैंड है। और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। नोट, राजस्थान की रामसर साइट की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर 2 ही हैं, एक 1981 में शामिल हुआ, एक 1990 में शामिल हुआ। 1981 की मैं बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा, केवलादेव आ जाएगा। और 1990 के अंदर पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सांबर आ जाएगा है। और वेटलैंड सिटी के रूप में, वेटलैंड सिटी के रूप में जिनको डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें से एक तो कौन सा शहर आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा। और एक कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, जिनको क्या है, वेटलैंड सिटी के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया गया है, वेटलैंड सिटी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति क्या है। देखिए भाई, प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्तियों में जैव विविधता की विशाल राशि विद्यमान है। प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अच्छा प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है तो वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर की प्रवाल भित्तियां अपने आप में समृद्ध है, वाइड है। भारत में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में पूछा जाए प्रवाल भित्तियों के बारे में तो अंडमान निकोबार में है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और नेक्स्ट, मन्नार और कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार फ्रीजिंग प्रवाल के उदाहरण हैं। लक्षद्वीप एक टोल प्रवाल के उदाहरण हैं। जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002
को पारित किया गया। और जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में है। तो वहां पे वो रह गया था जैव विविधता के बारे में कि जैव विविधता जो अधिनियम है 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। और जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है वो क्या कहलाती है? प्रमुख जातियां कहलाती है। और किस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जल तथा वायु मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करती है। और संकटग्रस्त जातियों की तालिका को IUCN इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन फॉर नेचर रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। तो संकटग्रस्त जो जातियां हैं इनको IUCN रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। और IUCN की रेड लिस्ट में कुल कितनी कैटेगरी है? 9 श्रेणियां हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो ये भाई 9 कैटेगरी हैं, थोड़ा इनके बारे में आप देख लेना। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर है 9 प्रकार की कैटेगरी इनकी है। और भारत के प्रमुख विरासत स्थल कौन से हैं? भारत के प्रमुख हेरिटेज जो स्थल पढ़ेंगे तो देखो कौन से हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पे? असम में है। कब दर्जा मिला? 1985 में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में है। और इसको कब शामिल किया? 1985 में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। और ये कब शामिल हुआ? 1985 के अंदर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है और 1987 में शामिल हुआ। इसी प्रकार से नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है और ये शामिल 1988 में हुआ। नंदा देवी है। पश्चिमी घाट है ये पढ़ेंगे 2012 में शामिल हुआ। वृहत हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है ये 2014 में शामिल हुआ। और कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है कहाँ पे? सिक्किम के अंदर है। इसको 2016 में मिश्रित कैटेगरी में शामिल किया गया है। भारत में जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है वो और देखिएगा। तो हंगूल परियोजना कब की है? 1970 की है। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 की है। गिर सिंह परियोजना 1972 की है। बाघ परियोजना कब की? 1973 की है। और वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन भी किया गया है। और बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं। और थोड़ा सा ये अपडेट करवा देंगे भाई, थोड़ा इसको अपडेट करने वाला है, इसको अपडेट करवाना है, ये चेंज करवा देंगे है। और घड़ियाल जो परियोजना है ये कब की? 1975 की है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र है। जैसे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहां पे? राजस्थान में है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहां पे? ओडिशा के अंदर है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य कहां पे? ओडिशा में है। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य ये पड़े कहां पे? ओडिशा के अंदर आ जाएंगे है। और कछुआ संरक्षण परियोजना है कछुए के संरक्षण के लिए। देखो ओलिव रिडले कछुआ के लिए भितरकनिका अभयारण्य शुरू किया गया है। तो कौन सा है? ओलिव रिडले कछुआ के लिए भितरकनिका अभयारण्य में है। भितरकनिका अभयारण्य में शुरू किया गया है। तो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है ये कहां पे है? ओडिशा के अंदर है। यहाँ पे उसके कछुए के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। और हाथी जो परियोजना है ये कब की? 1992 की है, जिसके अंतर्गत माइक कार्यक्रम का प्रारंभ 2004 में किया गया है। लाल पांडा परियोजना 1996 की है। और पूर्वी हिमालय में वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ का 2009 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के तेंदुओं का संरक्षण किया जाता है। ड्यूगोंग एक स्तनधारी जीव है जिसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, समुद्री गाय के नाम से जानेंगे तो किसे? ड्यूगोंग को कहेंगे, जो कि एक स्तनधारी जीव है। और जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि, भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से इस स्लाइड को देख लेना, ये छपने वाला प्रश्न है। जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय जो संधि है वो संधि क्या है? क्रोटोजेना प्रोटोकॉल। क्रोटोजेना प्रोटोकॉल है कुआलालंपुर में हुई और कब? 2004 में है। नागोया प्रोटोकॉल ये कहां पे? जापान में हुई, कब? 2010 के अंदर है। और COP11 है ये कहां पे? हैदराबाद में है, ये कब की? 2010 के अंदर है। इसी प्रकार ट्रैफिक यह एक NGO है। ट्रैफिक क्या? एक संस्था, एक NGO है जिसकी स्थापना कब हुई? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत वन्य पादप और जंतु के व्यापार से प्राकृतिक संरक्षण को खतरा न हो को नियंत्रित कर देंगे। ट्रैफिक है जो कि एक NGO है। और अब पढ़ेंगे टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी
इसको क्या बोलते हैं, टीब कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पारिस्थिति और जैविक विविधता के आर्थिक लाभ के प्रति ध्यान आकर्षण भी करना है, इस टीब का मेन पर्पज है। और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में है। और राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव चोरी को रोकना है और परंपरागत संसाधन का संरक्षण भी करना है। नेक्स्ट, प्रदूषण, सिंपल सा टॉपिक है। मनुष्य के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण भी कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया जाता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे प्लास्टिक है, डीडीटी, रबड़, जैव निम्नीकरणीय है। ज्वालामुखी उद्गार और अजैविक पदार्थों के सड़ने से सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम, डीजल, जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। 2.4 से कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर के कारण वर्षा और उससे वायुमंडल स्वच्छ नहीं होते हैं। और स्मोक की बात करेंगे, स्मोक प्लस फॉग है, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण आंख, कान, नाक में जलन होने लगती है और श्वसन संबंधी विकार या समस्याएं भी आती है। प्राथमिक प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि द्वितीय प्रदूषक अभिक्रिया करता है, जो कि स्मोग बनता है और यह भूरा और नारंगी होता है। पेट्रोल जलने से लेड निकलता है, पेट्रोल जब जलता है तो क्या निकलता है, लेड निकलता है, जो दिमाग के विकास में भी बाधक होता है। और मोटर कार और सिगरेट के धुएं प्रज्वलन से, सिगरेट के धुएं प्रज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सिगरेट के धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, निकोटीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रिलिन और बेंजीन पाया जाता है। और कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से उप उत्पाद के रूप में पलाई ऐश उत्पन्न होता है। और वाहनों के नए उत्सर्जन प्रतिमान हेतु भूरेलाल समिति गठित की गई है। तो वाहनों के नए उत्सर्जन प्रतिमान के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, भूरेलाल कमेटी बनाई गई है। 50 माइक्रोन से कम व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि साइक्लोन सेपरेटर है। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के सहयोग से होता है। लाइकेन प्रदूषक का जैविक सूचक होता है, जो नगरों के समीप नहीं बनता है। और इसके बाद में है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2014 के अनुसार एक संख्या, एक रंग विकिरण को सूचित करेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जो कि निम्न है। पार्टिकुलेट मैटर है 10, ओजोन PM2 से 5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CO सल्फर डाइऑक्साइड है और अमोनियम व लेड शीशा है। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं होते। जब भी एयर क्वालिटी की इंडेक्स जारी करते हैं तो उसमें CO2 को शामिल नहीं किया जाता। वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए दिल्ली सरकार ने वायु नाम की प्रणाली शुरू की है, CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन। यह देश, नागरिक और निजी क्षेत्र के वैश्विक प्रयास के द्वारा प्रदूषण को कम करने का काम करता है। CCAC के अंतर्गत 53 देश शामिल हैं, जिसमें मुख्यतः मीथेन, काला कार्बन, क्लोरोफिल कार्बन ध्यान आकर्षण किया गया है। रेडोन को मुख्यतः इंडोर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं और रेडोन को फेफड़ों संबंधी रोगों और रक्त कैंसर का कारण भी माना जाता है। और जल परीक्षण, अब बात करेंगे जल के बारे में है। तो जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने के कारण से शैवालों का तीव्र विकास होता है, जिसके कारण जल क्षेत्र में जैव ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को सुपोषण या यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। BOD को जल प्रदूषण मापने की प्रमुख इकाई माना जाता है। यूनिट्स कुछ कीट के डिम्ब अत्यधिक पर्वत या कम ऑक्सीजन मांग में जीवित रह सकते हैं, इन्हें प्रदूषण जल की सूचक प्रजाति माना जाता है। और गंगा में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और कहां पर है, प्रयागराज में है। और ओर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, तो ये ध्यान दे लेना। ओर्सेनिक क्या है, जो भूमिगत जल है ना, उसको प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, ओर्सेनिक है। ओर्सेनिक का मुख्य सोर्स है बेडरोक होता है, जिसके कारण ब्लैक फुट नाम की बीमारी होती है। सर्वाधिक ओर्सेनिक प्रदूषित राज्य पश्चिम बंगाल में है। ज्यादा कहां पे अजैविक प्रदूषक है, ज्यादा कहां पे, पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं, दामोदर नदी घाटी को जैविक मरुस्थल कहते हैं।
फ्लोराइड की कमी से फ्लोरोसिस है और कुष्ठरोग है, नोक भी नामक बीमारी होती है, होंठ बेल्ट रोग हो जाता है, कुब्बड़ रोग हो जाता है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का विखंडित करके उसे पानी और मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भंडार गृह का काम करता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से अम्लता में वृद्धि होती है और परवाल विरंजन की घटना भी घटित होती है। और नेक्स्ट है मानसून में भूमि से जल प्रवाह तथा अपवेलिंग से समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में है। मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में है। भारत 1982 में इसका सदस्य बना। तो भारत इसमें शामिल कब हुआ? 1982 में है। जबकि स्थापना कब हुई इसकी? 1948 में है। और अब है ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे तो डेसिबल ध्वनि की इकाई का मापक है। जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी इकाई का मापक क्या है? डेसिबल है। और पत्ते की सरसराहट है, जैसे कि जो पत्ता है अचानक सरसराहट होती है तो उसकी कितनी डेसिबल है? 20 डेसिबल है। उसी प्रकार से फुसफुसाहट है, छोटे अपने को बात करते हैं ऐसी बात करते हैं तो इसकी कितनी है? 30 डेसिबल है। जैसे शांत कार्यालय, बिल्कुल ऑफिस शांत है ऑफिस, तो कितनी है? 40 डेसिबल है। नॉर्मल जो बात होती है तो कितनी है? 60 डेसिबल की है। जेट इंजन की कितनी है? 120 डेसिबल है। रॉकेट इंजन की कितनी है? 180 डेसिबल है। और जेट प्लेन उतरना कितना है? 150 डेसिबल है। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधों को ग्रीन मफलर कहते हैं। उर्वरक, मृदा, वायु और जल प्रदूषण का कारक है। 1953 में गीलियो और जिगलर को पॉलीथीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिएगा, नाम है गीलियो और जिगलर, इन दोनों ने 1953 में पॉलीथीन की खोज की, तो इनको पॉलीथीन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, जो मैंने पीछे पढ़ा था। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा का भी कारक माना जाता है। जैव उपचार है। अब बात करेंगे जैव उपचार है। जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ के निम्न उपचार कहा जाता है, जो कि जैव, कैडमियम, लेड जैसे बाहरी धातु का जैव उपचार नहीं होता। जैव उपचार के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्यतः 2 विधियां हैं, तो ये 2 विधियां इसकी आ जाएगी है। पानी की सतह से तेल हटाने के लिए ऑयल जेपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रदूषण और रोग है। तो शीशा का प्रयोग स्वचालित वाहन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है। शीशा तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों को उत्पन्न करेगा। और कैडमियम, ये इटाई जोड़ों का दर्द है, पारा मीना माता है, बहरापन मानसिक का कारण है, बेल्डिंग, पेंट, रबड़ निर्माण, जिंक, कॉपर गलाने की इकाई द्वारा शीशा उत्पाद के रूप में निष्कासित होता है। और इसके अलावा लिपस्टिक, मोम इत्यादि में शीशा का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे खास है अम्लीय वर्षा। ये देखिए अम्लीय वर्षा क्या है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5 और 6 के बीच होता है। 5 से लेकर 6 तक इसका पीएच मान होता है। वर्षा का जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से कार्बनिक अम्ल बनता है, तो पूरा शुद्ध नहीं कह सकते इसको अपने। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल के कारण है। और नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा पत्थर को तोड़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को है। पूरे विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? तो नॉर्वे में होती है। मथुरा रिफाइनरी के कारण आगरा में अम्लीय वर्षा होती है, जो कि ताजमहल को प्रदूषित भी कर रही है। अम्लीय वर्षा के कारण झील जैविक रूप से मृत हो जाता है, तथा जिसके कारण अम्लीय वर्षा को लेक किलर भी कहते हैं। और अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, यहाँ पे स्थापित है। अब पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस। साथियों, ग्रीन जो हाउस गैस है, जॉन फेरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस की खोज की थी। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरोफ CFC आ जाएगी है।
आईपीसीसी के अनुसार ग्रीन हाउस गैस में निम्नलिखित को शामिल किया गया है: मीथेन, क्लोरोफिल, कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, और ये इसमें आ जाएगी है। और इसके अलावा पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है, धान का खेत है, धान का जो खेत है, तो धान के खेत, कोयले के खदान एवं घरेलू पशु मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण जो घटना पढ़ेंगे तो देखो, वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर के द्वारा मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। बाकी चीजें तो इतनी कोई महत्वपूर्ण जो बातें बता देंगे आपको। नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है, ये देखिए नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है, तो ये कब लागू हुआ? ये 30 जून 2008 को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर भी ध्यान आकर्षण किया गया है। और इस योजना में 8 मिशन शामिल है जो कि निम्नलिखित है: राष्ट्रीय सोलर मिशन, सस्टेनेबल मिशन, फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, सतत पुनर्वास, पर्यावरण है, राष्ट्रीय जल मिशन है, नेशनल मिशन फॉर स्टेटिंग है, हिमालयन इकोसिस्टम, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन फॉर स्टैटिक कॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। और इसके अलावा पढ़ेंगे पर्यावरण और सतत विकास है। वायुमंडल में प्रमुख गैस पढ़ेंगे, घटते क्रम के अंदर आ जाएगी है। और महत्वपूर्ण जो बातें इसके बाद में हैं तो थोड़ा देखेंगे जरा कौन कौन सी है। ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट के 5 वर्ष बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई, जिसे Rio+5 का नाम दिया गया। इस बैठक में पर्यावरण के सतत विकास के लिए एजेंडा 21 का नाम भी दिया गया है। और तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटाज थे जो अब पढ़े हैं। अब है 17 सतत विकास लक्ष्य SDG के हैं। तो गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना, भूखमरी की समाप्ति करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बढ़ाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, लैंगिक समानता रहे, और साफ पानी और स्वच्छता को बढ़ावा देना है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना है, अच्छा काम और आर्थिक विकास इनका मेन एजेंडे में शामिल है। उद्योग और नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास करना है, असमानता कमी लानी है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास करना है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना है, जलवायु परिवर्तन भी है, पानी में जीवन है, भूमि पर जीवन है, शांति और न्याय के लिए संस्थान है, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी है। और नेक्स्ट इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे जरा, पारिस्थितिक जो अवधारणा है, ये सुनिए। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ओडम को कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इकोलॉजी, अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया? टोंसले के द्वारा किया गया था। गहन पारिस्थिति है, डीप इकोलॉजी का संरचना का वर्णन है, अनिस नेस ने है। पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी? ग्रीन ने 1917 में दी थी। पारिस्थितिकी की मापने की जो इकाई है, पदछाप मापने की इकाई है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेंगे। और तो ये थे घटनाक्रम बस भारत के अंदर है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में वन अधिनियम कब का है? 1927 का है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आई? 1973 में आई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 का है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वाटर सेंसन एक्ट 1970 का है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का आ जाएगा है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 का आ जाएगा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 की है। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 का है। इको मार्क योजना 1992 की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 का है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। एक मार्ग एक्ट 1937 का है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे है। भारतीय वनस्पतिक संरक्षण कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। भारतीय प्राणी विज्ञान के संरक्षण कहाँ पे? कोलकाता में है। भारतीय वन संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु में है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसके आ जाएंगे हैं। और लगभग
आमतौर पे सारे करवा दिए गए भाई, आपको सारे पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये जो क्लास थी तो कंप्लीट 5 क्लासें आपको करवा दी गई है, 5 क्लासें करवा दी गई है। और ये थोड़ा और देख लेना लास्ट में, देखो भाई ये करंट का है, जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोप 16, जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब का है, कोप 16 है 16। इसका आयोजन केली कोलंबिया में हुआ था 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 को है। और थीम क्या थी, पीस विद नेचर है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, पीस विद नेचर, इसकी थीम रखी गई थी। इस बैठक के साथ ही कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 11वीं बैठक और नगोया प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। मॉन्ट्रियल कनाडा में कोप 15 में कुनमिंग मोनेस्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपनाने के बाद में पहली ये कोप है। और ये थी आपदा प्रबंधन की बुक है। ये बुक आमतौर पर सभी बच्चों के पास पहुंच गई होगी है। आपको कहा गया था कि बुक भी आ जाएगी, तो आपको बुक के साथ में एक टेस्ट का जिक्र किया गया था। तो अब 20 मार्च के बाद में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस के ऊपर जो टेस्ट है ऐप के ऊपर डाल दिए जाएंगे, उन स्टूडेंट के लिए हैं। सारे जो स्टूडेंट है भाई इस लिंक से डाउनलोड, जो लिंक है स्कैनर है यहाँ से, या प्ले स्टोर पे जाकर के जीके विद रखे जाएंगे जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। अब लास्ट टाइम में सफलता का बड़ा आधार क्या है, टेस्ट 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 है। अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस के आपको टेस्ट देने हैं, अपनी तैयारी को परखना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। और 4 क्लासें आपको आपदा प्रबंधन की कराई गई है, बड़ी बड़ी क्लासें हैं, अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद में एक क्लास और करा देंगे, सभी का सार संग्रह करवा देंगे, शॉर्ट के रूप में है, वन लाइनर के रूप में है, महत्वपूर्ण मेन जो की पॉइंट उठा लेंगे वहां से है। फिर मैं क्लास लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, आपकी लाइव क्लास में है। और उसी प्रकार से कुछ बच्चे पॉलिटी का भी कह रहे हैं, प्रशासनिक ढांचे की बात कह रहे हैं, वो भी करवा देंगे है। और इसके अलावा पीछे के 5 या 6 महीने का करंट का सेशन है वो भी लगवा देंगे है। तो आप साथ देते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आप साथ बने रहिएगा, तैयारी अच्छी करते रहिएगा। न केवल जेल प्रेरी बल्कि इसके बाद राजस्थान पुलिस में भी आपको किल ठोकनी है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।